नमस्ते बच्चों। मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। पिछले वीडियो में अपन ने अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जो कि सागरी तरंगों द्वारा जो अपर्दन होता है उससे निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा था। अब सागरी तरंगों के निक्षेप से निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। सागरी तरंगों द्वारा अपर्दित पदार्थों का तट के सहारे या तट से दूर सुदूरवर्ती किनारे तक निक्षेप होता है तथा तटाभिमुख तरंगें मलबा को अपने साथ तट की ओर लेती हैं, परंतु यह पदार्थ ढालू तट के सहारे गुरुत्व के कारण सरक कर सागर की ओर चला जाता है। अंतः प्रवाह द्वारा भी पदार्थ तट से दूर सागर में निक्षेपित होता है। तूफानी तरंगों द्वारा बड़े बड़े अवसाद तट के पास पहुंचा दिए जाते हैं, जहां तक सामान्य तरंगें नहीं पहुंच पाती। वेलांचली धाराओं द्वारा तट के सहारे निक्षेप होता है। इस तरह विविध रूपों में होने वाले निक्षेप के कारण तट के पास तथा तट से दूर अग्रिम किनारे और पृष्ठ किनारा तथा सुदूर किनारा तरह तरह की आकृतियों का निर्माण होता है। सागरी जल के कार्य में निक्षेप से निर्मित स्थल रूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म से आगे निक्षेप द्वारा वेदिकाओं का निर्माण होता है, जिसको तरंग निक्षेपित वेदिका कहते हैं। अन्य निक्षेपात्मक स्थल रूपों में प्रमुख हैं पुलीन, कास्प पुलीन, रोधिका, रोध, अपतट रोधिका, तटीय रोधिका, स्पीट, हुक, लूप, संयोजक रोधिका, लच्छेदार रोधिका, टाम्बोलो, रोधी द्वीप, ज्वारीय प्रवेश द्वार, पंखयुक्त शीर्ष स्थल, समुद्रानुमुखी तटीय प्रसार आदि। पुलिन सागरी तट के सहारे मलबे के निक्षेप से बने स्थल रूप को पुलिन कहा जाता है। पुलिन का निर्माण उच्च ज्वार तल तथा निम्न ज्वार तल के बीच वाले स्थानों में होता है। सागरी तल द्वारा अपर्दित पदार्थों का कुछ भाग तट के सहारे जमा हो जाता है, जिससे तट का भाग कुछ उथला हो जाता है। जलमग्न तट का यह उथला भाग ही बीच या पुलिन कहलाता है। पुलिन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। यदि तटाभिमुख तरंगें निक्षेप में प्रयत्नशील रहती हैं तो अंतःप्रवाह एवं सागरोन्मुखी तरंगें उन्हें हटाने तथा अपरदित करने में लगी रहती हैं। यदि तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म सकरा तथा अधिक ढालुआ होता है तो अंतःप्रवाह निक्षेपित पदार्थों को आसानी से बहाकर सागर की ओर गहरे भाग में ले जाता है। जैसे जैसे तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म विकसित हो जाता है, स्थानांतरणीय तरंगें एक श्रृंगी तरंगें अपने साथ पदार्थों को तट के पास लाकर जमा करने लग जाती है। धीरे धीरे पुलिन का विस्तार होता है, जिससे तट सागर की ओर बढ़ जाता है। पुलिन एक अस्थायी तथा अकाल्पनिक निक्षेप जनित स्थल रूप होता है, जो कि बनती बिगड़ती रहती हैं। यानी जैसे जैसे अपर्दन होगा वहाँ पर स्थलाकृतियाँ जो हैं वो अपना रूप बदल लेती हैं। इनका विस्तार तट के सहारे लंबाई में अधिक होता है। सामान्य दशाओं में पुलिन का विस्तार तट के सहारे कई 100 किलोमीटर तक हो जाता है। एक पूर्ण विकसित आदर्श पुलिन दो संगठक में होता है, जैसा कि आप अभी चित्र में देख रहे हैं, जिसमें ऊपरी पुलिन तथा निचला पुलिन। इसके अलावा पुलिन में निम्न तत्व भी होते हैं: स्ट्राम पुलिन, पुलिन कटक या बर्म, पुलिन कस्प, रनेल, तरंग का चिन्ह आदि। अवसादों के आधार पर पुलिन को 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला रेत पुलिन, दूसरा है सिंगल पुलिन, कणों का जो व्यास है वो 2 से 100 मिलीमीटर तक, तथा तीसरा बोल्डर गोलाश्म पुलिन, अवसादी कणों का व्यास 100 मिलीमीटर से अधिक। ये सारी चीज़ें आप
चित्र में देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अब है कस्प पुलिन। अधिकांश पुलिन के सागरवर्ती भाग में रेत, गोलाश्म तथा बजरी का तरंगों द्वारा इस तरह से निक्षेप हो जाता है कि पतले कटकों का निर्माण हो जाता है जो कि सागर की ओर निचले रहते हैं। इस तरह निकले हुए कटकों के बीच की दूरी प्राय समान होती है। इन निकले हुए कटकों को कस्प कहते हैं। कस्प युक्त पुलिन को कस्प पुलिन कहा जाता है। जब कस्प छोटे छोटे होते हैं तो धाराओं तथा तरंगों द्वारा उनका आसानी से अपरदन हो जाता है, परंतु तूफानी तरंगों के हटते ही नए कस्प का निर्माण हो जाता है। कस्प का निर्माण कुछ विशेष प्रकार के तटों के सहारे ही होता है, सदैव सभी तटों के सहारे नहीं। अब है रोधिकाया तथा रोध। तरंगों तथा धाराओं द्वारा निक्षेप के कारण निर्मित कटक तथा बांध को रोधिका कहा जाता है। इनका रूप कई तरह का होता है, इसी कारण इनका नामकरण भी अलग अलग रूपों में किया जाता है। ये बांध जल से ऊपर या नीचे दोनों रूपों में हो सकते हैं। बांध का निर्माण मुख्य रूप से तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म पर तट से दूर या पास, तट से संलग्न लंबवत रूप में या तट के समानांतर निक्षेप द्वारा विभिन्न रूपों में तथा विभिन्न स्थानों पर होता है। रोध तथा रोधिका में सामान्यतः अंतर यह है कि रोधिकाएं या तो जल के नीचे रहती हैं या उच्च ज्वार के समय अवश्य डूब जाती हैं, परंतु रोध ऊंचा होने के कारण जल से ऊपर ही रहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण रूपों का नीचे मैं आपको उल्लेखित करके बताता हूं, और आप फोटो भी देख लीजिए किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे अपतट रोधिका, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि जब रोधिकाओं का निर्माण तट से दूर इस तरह होता है कि वे तट के प्राय समानांतर होती हैं परंतु तट से संबंधित नहीं होती, तो उन्हें अपतट रोधिका या तटीय रोधिका कहते हैं। अब है स्पीट। जब सागरी मलबे का निक्षेप इस तरह होता है कि वह रोधिका के रूप में जल की ओर निकला होता है तो उसे स्पीट या भूजीवा कहते हैं। स्पीट का एक भाग तट के शीर्ष स्थल से संलग्न होता है तथा दूसरा सिरा सागर की ओर निकला तथा खुला होता है। अब है हुक। तूफानी तरंगें स्पीड के आकार में परिवर्तन लाती रहती हैं। एक और स्पीड का निर्माण में भाग लेने वाली तरंगें उसके शीर्ष या अग्रभाग पर पदार्थों को जमा करके उसे सागर की ओर बढ़ने का प्रयास करती हैं। स्पीड का जो है उसको सागर की ओर बढ़ा देती हैं लगातार निक्षेप से। तो दूसरी ओर अन्य धाराएं तथा तरंगे स्पीड को अपने बल द्वारा मोड़कर उसकी दिशा में परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। जब मोड़ने वाली तरंगे या धाराएं अधिक प्रबल हो जाती हैं तो स्पीड का अग्रभाग तट की ओर मुड़ जाता है। धीरे धीरे यह मोड़ बढ़ता जाता है तथा कुछ समय बाद अंकुश के आकार का हो जाता है। इस तरह तट की ओर मुड़ी हुई स्पीड को हुक कहते हैं। एक हुक के निर्माण के बाद पुनः स्पीड लंबाई में बढ़ने लगती हैं तथा उपर्युक्त क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण द्वितीय हुक का निर्माण हो जाता है। जब एक स्पीड में कई हुक का निर्माण हो जाता है तो उसे मिश्रित हुक कहते हैं। जब निक्षेप करने वाली तथा उसे नष्ट करने वाली तरंगों में संतुलन हो जाता है तो हुक की स्थिति स्थायी हो जाती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हुक और मिश्रित हुक। हुक उसी प्रकार से है जैसे आपने कभी कट्टों को उठाते हुए किसी मजदूर को देखा होगा तो उसके हाथ में हुक होता है जिससे वो सीमेंट की बोरी या खाद के कट्टे उठाता है। अब बात करेंगे अपन लूप या छल्ला। स्क्रीन पर आप देखिए लूप या छल्ले का चित्र है। जब विरोधी धाराएं वेलांचली धाराओं से अधिक प्रबल हो जाती हैं तो कभी कभी स्पीड इतना अधिक मुड़ जाती है कि वह तट से जाकर मिल जाता है। इस तरह एक पूर्ण छल्ले का निर्माण हो जाता है जिसके अंदर सागर का जल बंद हो जाता है।
इस तरह की आकृति को लूप या छल्ला कहते हैं। जब किसी द्वीप के चारों तरफ इस पीठ का विकास होता है तो उसे लूप रोधिका या छल्लेदार रोधिका कहते हैं। अब है संयोजक रोधिका। जब तट के सहारे रोधिका का इतना अधिक विस्तार हो जाता है कि वह दो शीर्षों को या दो द्वीपों को जोड़ देती है या किसी द्वीप का संबंध तट से कर देती है तो उस रोधिका को संयोजक रोधिका कहते हैं। संयोजक रोधिका के विभिन्न रूपों को अलग अलग शब्दावलियों से संबोधित किया जाता है। उदाहरण के लिए दो शीर्ष स्थलों को मिलाने वाली रोधिका को संयोजक रोधिका कहते हैं, परंतु तट से किसी द्वीप या शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को टाम्बोलो कहते हैं। इस तरह टाम्बोलो तट तथा द्वीप के बीच पुल का कार्य करता है। कभी कभी वेलांचलिक प्रवाह द्वारा शीर्ष स्थल के दोनों ओर कंकड़ पत्थर जमा हो जाता है, जिससे शीर्ष स्थल के दोनों ओर पंख के समान आकृति का निर्माण हो जाता है। इस तरह की शीर्ष स्थल को पंख युक्त शीर्ष स्थल कहते हैं। रोधिका का रूप स्थिति के अनुसार अलग अलग होता है। यदि खाड़ी के मुहाने पर रोधिका का निर्माण होता है तो उसे खाड़ी मुख रोधिका कहते हैं। दूसरा, खाड़ी के मध्य स्थित रोधिका को मध्य खाड़ी रोधिका कहते हैं। तीसरा, खाड़ी के शीर्ष पर स्थित रोधिका को खाड़ी शीर्ष रोधिका कहते हैं। जब रोधिका का विस्तार खाड़ी या लघु निवेशिका के सामने इस तरह होता है कि तट तथा रोधिका के बीच सागरी जल बंद हो जाता है तो उसे लेगून कहते हैं। वास्तव में लेगून एक लंबी किंतु संकीर्ण खारे जल की झील होती है। भारत के पूर्वी तट पर चिल्का, जो कि उड़ीसा में है, झील तथा पुलिकट, जो कि मद्रास तट पर है, झील लेगून झील के सुंदर उदाहरण है। आज के लिए इतना ही। ये सारी जो चीज़ें थी वो निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के विषय में आज अपन ने अध्ययन किया। धन्यवाद।